बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड चैप्टर इज़ फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ क्रिटिकली इंजर्ड एथलीट। कि जब आप इमरजेंसी स्पॉट पे गए हैं और आपने एथलीट को देखा है तो आपने उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कैसे करनी है। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो यही है कि हमने उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में उसके वाइटल साइंस को चेक कर लेना है। वाइटल साइन चेक करने से पहले हमने उसकी एग्जामिनेशन में दो अप्रोचेस अप्लाई करनी है। फर्स्ट होती है हमारे पास फोकस अप्रोच, ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है हेड टू टो अप्रोच। फोकस का मतलब होता है कि जहाँ से आपको वुंड या इंजरी या ब्लीडिंग नज़र आ रही है आपने डायरेक्टली उस पर फोकस करना है, इसको कहते हैं फोकस अप्रोच। और दूसरी होती है ग्लोबल। ग्लोबल में होता है कि आप हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं उसकी फुल बॉडी की। तो ये दो अप्रोचेज़ आपने यूज़ करनी है। उसके बाद हमारे पास फिज़िकल एग्जामिनेशन के 4 कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट्स हम लोग ने डीडी में भी पढ़े थे, जिसमें हमारे पास है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑसिलेशन। इंस्पेक्शन में हमारे पास होता है क्लोज एग्जामिनेशन, जिसमें हमने देखनी होती हैं कंट्यूजन्स, एब्रेशंस, ब्लीडिंग, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी। ठीक है, आपने क्या देखनी है। कंट्यूजन्स कहते हैं कोई कट्स वगैरह लगे हैं। एब्रेशन का मतलब होगा वहाँ पे कोई आपने चेक कर लेना है कि इंजरी कोई ऐसी ना हो जो ओपन हो, ठीक है। साथ में ब्लीडिंग हो रही है, अगर स्वेलिंग है तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। इनके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया था कैप्स डी, कैप सी, ए, उसके बाद हमारे पास है बी और कैप्स के बाद एस से स्वेलिंग और डी, कैप्स डी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास पाल्पेशन का है। पाल्पेशन में हमारे पास होगा टचिंग द इंजर्ड एरिया, ठीक है, और नोट करनी है एबनॉर्मल रीडिंग और फाइंड करनी है क्रेप्टिस और डिफॉर्मिटी को। थर्ड हमारे पास है प्रिक्यूजन। प्रिक्यूजन में आपने क्या करनी है, टैपिंग करनी होती है इंजर्ड एरिया में, ठीक है। और अगर वहाँ पे कोई टिम्पैनिक साउंड है, ठीक है, थोरेसिक के लिए और एब्डोमिनल इंजरीज के लिए, तो आपने उसको चेक कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में आपने सुनना होता है लिसन टू द लंग्स साउंड। ये आप करेंगे स्टेथोस्कोप के साथ, ठीक है। और अगर आपके आगे पीछे क्राउड है, फॉर एग्जांपल रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, तो तब मुश्किल होती है आपको ये साउंड सुनना। उसके बाद हमारे पास है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर उस टाइम को कहते हैं कि जब आपको चोट लगी और जब आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया उस चोट को ठीक करने के लिए। मतलब कि ऑनसेट ऑफ इंजरी से लेके डेफिनेट सर्जिकल ट्रीटमेंट तक जो टाइम है उसको हम कहते हैं गोल्डन आवर। इमरजेंसी में जो फर्स्ट 60 मिनट्स होते हैं आपके वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर आप एक एथलीट के पास 10 मिनट्स लेट गए हैं, 10 मिनट आप लेट गए, अब आपने एम्बुलेंस को कॉल की, 10 मिनट उसका ड्यूरेशन है डिस्टेंस की वजह से, तो वो कह रहे हैं कि जब तक आप उसको हॉस्पिटल ले के जाते हैं 10 मिनट जो आपने वेस्ट कर दिए, 10 मिनट जो एम्बुलेंस ने आने में लगाने हैं और 10 मिनट जो एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल में ले के जाने हैं, तो टोटल 30 मिनट्स हो गए। वो आपके हॉस्पिटल में उसको जाके केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से पहले ही 30 मिनट्स आप अपने गोल्डन आवर के बर्बाद कर चुके हैं। तो आपने ये ख्याल रखना होता है कि जितना एज़ सून एज़ पॉसिबल हो आपने उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पेपर में आया था वो था सीन असेसमेंट एंड सेफ्टी। इसको हम नोट्स में से करेंगे। पहले मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। इसकी दो टाइप्स होती हैं, नैरो फोकस और दूसरा है वाइड फोकस। जो नैरो फोकस होता है उसमें आप सिर्फ पेशेंट पे फोकस करते हो, उसके आगे पीछे की सराउंडिंग पे आपका फोकस नहीं होता। वाइड फोकस में आप पेशेंट को भी देखते हो, आगे पीछे के क्राउड को भी देखते हो और कोई पॉसिबल डेंजर है तो उसको भी नोट करते हो। जो आपके पास नैरो फोकस है उसको आप कहते हो टनल विजन। इसका मतलब होता है फेलियर टू सी बिग पिक्चर, ठीक है, कि आपका फोकस सिर्फ पेशेंट पे है, उसके आगे पीछे की सराउंडिंग पे और कोई इनकमिंग डेंजर पे नहीं है। और इसकी वजह से आप क्या कर देते हो, किसी सिग्निफिकेंट डेंजर को मिस कर देते हो। और आपने क्या करना है, टनल विजन को अवॉइड करना है वाइल यू आर डीलिंग विद एन इमरजेंसी। उसके बाद हमारे पास है वाइड विजन। वाइड विजन का मतलब होता है कि आपने एथलीट को भी देखना है, आपने एनवायरनमेंट को भी देखना है, इर्द गिर्द में जो कोई लोग हैं क्या पता उनमें कोई आपसे अच्छा प्रैक्टिशनर हो या कोई डॉक्टर हो, तो आपने उसको भी अपनी हेल्प के लिए बुला लेना है। तो ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आपका विजन जो होगा वो वाइड होगा। और सबसे सूटेबल विजन भी यही होता है कि आपने अवॉइड करना है टनल विजन को और उसकी जगह पे आपने ग्लोबल पिक्चर को यूज़ करना। फिर उसके बाद आपने बताना है कि उस टाइम पे आपके माइंड में क्वेश्चंस क्या होंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वाइड विजन पे अगर आप फोकस करेंगे तो कि इज़ दिस सीन सेफ़, क्या ये सीन सेफ़ है कि आप जाके उसकी हेल्प करें,
सेकंड क्वेश्चन आपका होगा हाउ मैनी एथलीट्स आर इंजर्ड। इस सारी इमरजेंसी सिचुएशन में कितने लोग जो थे वो इन्वॉल्व हुए। फिर आपने देखना है कि वहाँ पे क्या कोई और डेंजरस चीज़ है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, वाटर या ब्लड। उसके बाद आपने देखना है कि जो एथलीट है वो मूव कर रहा है या नहीं। आपने आगे पीछे के लोगों को देख लेना है, ठीक है, और उनसे पूछना है कि क्या उन्होंने उसको हिलाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो अभी जो है वो मूविंग नहीं है, तो मे बी एट द स्पॉट वो मूविंग हो, या उनको पता हो लोगों को कि इसको इशू क्या हुआ। उसके बाद आपने कहना है डू आई हैव सफिशेंट रिसोर्सेज एंड इक्विपमेंट टू मैनेज दैट ट्रीट। आपने खुद से ये सवाल करना है कि क्या मैं इसको ट्रीट करने के लिए मेरे पास वो सब बेसिक चीज़ें हैं जो इसको हेल्प आउट करेंगी। उसके बाद आपने ये माइंड में रखना है कि अगर वो असॉल्ट विक्टिम है तो उसका जो साइलेंट है क्या वो आगे पीछे है, या जिस वेपन से उस पर वार किया गया क्या वो आगे पीछे है। ये सब क्वेश्चंस के जब आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपको उसको ट्रीट करने में आसानी होगी। उसके बाद लेवल ऑफ प्रोटेक्शन में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता होता है, मतलब एक तो होता ही है लाजमी। तो उसमें आपने ये देख लेना है कि किन कंडीशंस में आपने ग्लव, मास्क, गाउन और आई प्रोटेक्शन यूज़ करना है और किन में आपने नहीं करना। तो इसका मैंने शॉर्टकट ये बनाया था कि जितनी भी मेजर ब्लीडिंग है उसमें आपने हर चीज़ यूज़ करनी है, ग्लव, मास्क, गाउन और आई प्रोटेक्शन। और जो आपका आईवी इंजेक्शन लगाना होता है और जो आपका आईएम इंजेक्शन लगाना होता है और जो आपकी माइनर ब्लीडिंग होती है उसमें सिर्फ ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट समझ आ गया कि एक में मेजर में सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है मेजर ब्लीडिंग में, बाकी जो आईवी इंजेक्शन है, जो आईएम इंजेक्शन और जो माइनर ब्लीडिंग है उसमें सिर्फ ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आपके हाथों का कॉन्टैक्ट हो रहा है अगले बंदे की बॉडी के साथ। उसके अलावा जो आपका वाइटल साइन है, वाइटल साइन को चेक करने के लिए इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस। उसके बाद हमारे पास जो LEQ और जो SEQ है वो प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे का होता है। तो प्राइमरी सर्वे में हमने क्या करनी होती है कि हेड टू टो एग्जामिनेशन करनी होती है रैपिडली 1 मिनट के अंदर, और उसके बाद हम लोगों ने एक्टिवेट करना होता है इमरजेंसी एक्शन प्लान को, जिसके 5 पार्ट्स होते हैं। स्टेबलाइज करना होता है सर्वाइकल स्पाइन को और चेक करना होता है एयरवे को। उसके बाद ABC मेथड को यूज़ करते हुए ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी को चेक करना होता है, और डिफिब्रिलेटर को अगर अप्लाई करना है तो वो भी कर लेना चाहिए। उसके बाद चेक करना है लेवल ऑफ एक्सपोजर को। अगर इंजरी सीरियस है, ठीक है, तो आप उसको लोड एंड गो ऑप्शन में लेके आएंगे। लोड एंड गो ऑप्शन का मीन है कि आपने उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके जाना है। अब हमने पढ़ा है कि प्राइमरी सर्वे के हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, ABCDE। उसमें जो हमारे पास A है वो है एयरवे, सर्वाइकल स्पाइन, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, और उसके बाद है डिसेबिलिटी, डिफिब्रिलेशन और एक्सपोजर। इट मेक्स ABCDE। सो लेट्स टॉक अबाउट एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन। स्टेबलाइज करना है आपने नेक को, और हेड को न्यूट्रल पोजीशन में रखना होता है आपने। उसकी एवेलुएट कर लेनी है एयरवे, ठीक है, और उसकी आपने वॉइस चेक करनी है। अगर वो सही से बात कर रहा है, क्लियर है, नॉर्मल वॉइस है, तो हम कहेंगे पेटेंट एयरवे। पेटेंट का मतलब होता है नॉर्मल, क्लियर, ऑडिबल। अगर एथलीट जो है वो अनकॉन्शियस है तो आपने लुक, लिसन फॉर साइन ऑफ एयरवे कंप्रोमाइज़ चेक करना है। ऑब्वियसली अगर वो अनकॉन्शियस है तो उसकी एयरवे भी कंप्रोमाइज़ होगी, तो आपने स्नोरिंग साइन चेक करना है इसमें, सी। उसके बाद आपने यूज़ करनी है लिफ्टिंग द चिन और जा थ्रस्ट मेथड, ठीक है। इसमें आपने सर्वाइकल स्पाइन को न्यूट्रल पोजीशन में रखना होता है और रिलीव करनी है एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन को। अगर एबनॉर्मल साउंड है तो हमने ये बताना है कि वो गर्गलिंग हो सकती है, स्ट्राइडर हो सकती है। ये इंडिकेट करती है फॉरेन बॉडी को जो कि आपके एयरवे में प्रेजेंट है, और उसको रिमूव करना ज़रूरी है। रिमूव एथलीट गार्ड वाइल एवेलुएशन। अगर उस एथलीट ने कोई मास्क पहना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है या चीक्स का गार्ड्स पहने हुए हैं, तो आपने उनको रिमूव करके उसको एवेलुएट करना है। सेकंड हमारे पास ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग में हमने लुक करना होता है, फील करना होता है चेस्ट की राइज एंड फॉल को, ठीक है, और हमने ये देखना होता है कि वो सिमेट्रिकल फैशन में है या नहीं। अगर एसिमेट्री होगी तो इट मीन्स एक साइड की जो रिब्स हैं वो फ्रैक्चर हो गई हैं, वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट चेस्ट ट्रॉमा है। उसके बाद आपने एवेलुएट करना है रेट को और क्वालिटी ऑफ ब्रीथिंग को।
नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो हमारे पास 10 to 20 होता है, ठीक है। अगर 8 से कम और 30 से ज़्यादा है ब्रीथिंग रेट तो इट मीन इट इज़ एबनॉर्मल। अगर एथलीट जो है वो ब्रीथिंग नहीं कर रहा तो आपने रेस्क्यू ब्रीथिंग करनी है विद पॉकेट मास्क और बैग वॉल्व मास्क। आपने कलर नोट कर लेना है उसके ओरल मैक्यूसा का। आपने नेल बेड्स को चेक कर लेना है साइनोसिस के लिए, अगर वो ब्लू हैं तो मतलब ऑक्सीजन की वहाँ पे क्या है, डिप्रीवेशन है, हाइपोक्सिया। उसके बाद ब्रीथिंग मस्ट बी एडिकेट टू इंश्योर ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन। ब्रीथिंग जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्ट हमारे पास है सर्कुलेशन का, जिसमें आपने रेडियल पल्स को चेक करना होता है। आइदर इट इज़ फास्ट और स्लो, आइदर इट इज़ रेगुलर और इरेगुलर, और आइदर इट इज़ स्ट्रॉन्ग और वीक। आपने ये चीज़ें देख लेनी होती हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप जो है वो कैरोटिड पल्स को भी चेक कर सकते हैं अगर आपके पास रेडियल पल्स जो है वो एब्सेंट हो, वीक हो या एब्सेंट हो। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर आपकी पल्स वीक या एब्सेंट है तो वो इंडिकेट करती है कोई क्रिटिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल शॉक। इसके लिए आपने क्या करना है, कैपिलरी रिफिल टेस्ट होता है एक हमारे पास, आपने उसको चेक करना है। 3 सेकंड के लिए ऐसे इसको प्रेस करके रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको लीव करना होता है। तो अगर 3 सेकंड में एरिया फिर से रेड हो जाए तो इट मीन्स आपकी जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कोई डिले होती है, तो ये शो करती है कि जो परफ्यूजन रेशियो है वो लो है और आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी, हार्ट और ब्रेन, उनको ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। फोर्थ वन हमारे पास है डिसेबिलिटी और डिफिब्रिलेशन। इसमें आपने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए उसको कहना है कि वो अपनी लेग और अपनी आर्म को मूव करे। अगर एथलीट कार्डियक अरेस्ट में है तो आपने AED को यूज़ कर लेना है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर को। उसके बाद है एक्सपोयर। एक्सपोयर में आपने उसकी क्लोथिंग, अगर उसने कोई हेलमेट, गार्डिंग कुछ पहना है तो आपने उसको रिमूव करना है फॉर द इनिशियल ट्रीटमेंट। लेकिन आपने मोडेस्टी और इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है कि अगर सर्दी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपने उसके सारे कपड़े रिमूव नहीं करने, ठीक है, ताकि उसको ठंड ना लगे। और दूसरी बात ये है कि अगर मोडेस्टी इन द सेंस ऑफ अगर कोई फीमेल पेशेंट है और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो आपने उसको उसके जो कपड़े हैं उनको रिमूव करते हुए आगे पीछे के इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसकी समरी करें तो हमारे पास है हेड टू टो एग्जामिनेशन आ गया, प्राइमरी सर्वे में ABCDE आ गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट में है एक्टिवेशन ऑफ एमरजेंसी प्लान ऑफ एक्शन। सेकेंड LEQ इस चैप्टर में से हमारे पास है सेकेंडरी सर्वे पे। सेकेंडरी सर्वे हमेशा हम प्राइमरी सर्वे के बाद करते हैं। एक बात और याद रखिए कि प्राइमरी सर्वे को कभी सेकंड सर्वे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी सर्वे करने से पहले हमें प्राइमरी सर्वे करने की ज़रूरत होती है। प्राइमरी सर्वे में आप लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद आप सेकेंडरी सर्वे में भी सबसे पहले हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे और जितने भी कंपोनेंट्स प्राइमरी सर्वे के थे आप एक बार उनको देख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एग्जामिन करना है हेड से, और हेड में आपने 3 चीज़ों को फोकस करना है, लुक, लिसन एंड पाल्पेट। लुक, लिसन एंड पाल्पेट। लुक क्या करना है आपने, कंट्यूजन्स को, एब्रेशंस को, लेस्ट्रेशंस को और डिफॉर्मिटी। इसका मैंने आपको निमोनिक बताया था, कैब, CAB, कैब और D। उसके बाद हमारे पास है कंट्यूजन। अब आपने ये कंट्यूजन वाला पॉइंट तो कर लिया। उसके बाद लिसन में आपके पास आता है ब्रेथ साउंड्स इन चेस्ट, आपने देख लेनी है। और पाल्पेट क्या करना है, बॉडी के पार्ट को आपने पाल्पेट करना है, क्रेप्टिस साउंड को चेक कर लेना है, पेन को देख लेना है, रिजिडिटी को देख लेना है और मैसेज को। इसका जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो है हेड टू टो एग्जामिनेशन। उसमें आपने क्या करना है, आपने प्यूपिल को एग्जामिन करना है, और वो आपने कैसे करना है उसके लिए एक आपके पास एब्रीवेशन है पेरला की, जिसमें आपके पास है प्यूपिल इक्वल, राउंड, रिएक्टिव, लाइट एंड ऑक्यूमिडेशन। कि जो आपका प्यूपिल है वो इक्वल होना चाहिए, वो राउंड होना चाहिए और वो लाइट के लिए रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे लाइट से हमारी आइज़ जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डायलेट करती हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, रिएक्टिविटी शो कर रहा है वो लाइट को लेके या नहीं। एक्यूमिडेशन को आपने चेक कर लेना है। इसमें क्या होता है कि प्यूपिल जो होता है वो मूव करता है प्रॉपर कंजुगेशन में विद ईच अदर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलेशन। इसकी एग्जांपल होगी कि आपने एक बंदे को कहना है कि फॉलो माय फिंगर एज इट इज़ मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो आपने ये चेक करना है कि दोनों प्यूपिल इस टाइम पे आप जब अपनी, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक पेंसिल है, ठीक है, आप इस पेंसिल को आगे पीछे मूव कर रहे हैं। अगर आपकी दोनों प्यूपिल
एट द सेम टाइम कॉरस्पॉन्डिंगली इसको देख रहे हैं और जहाँ जहाँ मैं इसको मूव कर रही हूँ वहाँ वहाँ वो एक साथ मूव कर रहे हैं, तो एक्यूमुलेशन प्रोसेस एक्टिव है इसमें। उसके बाद हमारे पास है पाल्पेट करना है हम लोगों ने पेन के लिए, डिफॉर्मिटी के लिए, इंश्योर करना है कि जो ट्रेकिया है वो मिड लाइन पोजिशन में है हमारे पास, चेस्ट पेन को देख लेना है कि सिमेट्रिकल है या नहीं। उसके बाद पाल्पेट करना है क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन को, कंप्रेशन देनी है हम लोगों ने आइलिएक क्रेस्ट पे, एवेलुएट करना है स्टेबिलिटी ऑफ पेल्विस को, ठीक है। उसके बाद पाल्पेट करना है लेग आर्म को डिफॉर्मिटी के लिए, डोर्सैलिस पीडीज चेक कर लेनी है आपने लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए। डोर्सैलिस पीडीज जो है जैसे हम लोग ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल पल्स को चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं, ऐसे ही आपके पास लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए डोर्सैलिस पीडीज होती है जो कि पाँव के ऊपर होती है। ऑल शुड बी डन इन 1 मिनट। ये सारा काम जो इस पैराग्राफ में ये सब आपने 1 मिनट के अंदर अंदर करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाइटल साइंस। तो जो वाइटल साइंस होते हैं वो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सीरियस इंजरी को ट्रीट करने के लिए। ये 6 से नंबर होते हैं जिसका निमोनिक है P3BRT, पेन असेसमेंट, पल्स, पल्स ऑक्सीमेट्री, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर। सबसे पहले हम बात करेंगे पेन की। पेन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अनकंफर्टेबल सेंसेशन इन बॉडी है विच इज़ एक्टिवेटेड बाय नर्वस सिस्टम। ये न्यूएस्ट वाइटल साइन है। इट मीन्स ये पहले वाइटल साइन में कंसिडर नहीं होता था, इसको अप किया गया है। और इससे पहले क्या होता था कि जो हेल्थ प्रोवाइडर्स थे वो अंडर एस्टिमेट कर देते थे सिवियरिटी ऑफ पेन को, और बाद में पता चला कि ये तो बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए स्केल्स बने, पेन रेटिंग स्केल जो स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 10 पे। 0 मीन नो पेन एंड 10 मीन सिवियर पेन। फिर सेकंड वाइटल साइन हमारे पास है पल्स रेट का। पल्स रेट की भी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ योर हार्ट रेट और नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट पर मिनट। रेडियल आर्टरी से हम चेक करते हैं पल्स को 30 सेकंड के लिए, ठीक है। लो फास्ट हो, ठीक है, फुल मीन रिक्वायर। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग या वीक या रेगुलर और इरेगुलर हो सकती है ये। वीक का मतलब होता है कि शॉक कंडीशन है बॉडी की। इरेगुलर का मतलब है कि साइनस एरिथमिया है। नॉर्मल रेट जो होता है पल्स का वो 60 से 100 के बीच में होता है। अगर 100 से ज़्यादा रेट है तो उसको टैकीकार्डिया कहेंगे। अगर 60 से कम है पल्स रेट तो ब्रेडीकार्डिया कहेंगे। और अगर 150 प्लस है तो सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया कहेंगे। टैकीकार्डिया मीन हायर देन 100, तो ये हायर देन 100 है तो इसलिए टैकीकार्डिया। लेकिन ये नॉट जस्ट 100 बल्कि 150 से भी ज़्यादा है तो इसलिए सुप्रा वेंटिकुलर, सुपर। इन यंग एथलीट जो नॉर्मल रेट होता है वो नॉर्मल पर्सन से कम होता है, तो ये होगा 60 से कम। तो अगर किसी एथलीट का जो पल्स रेट है वो 60 से कम है तो ये एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये उसकी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। 100 से ज़्यादा होता है फिज़िकल एक्टिविटी में, जैसे कि आप रनिंग करके आए या आपने जंपिंग कर ली है, ये तब एबनॉर्मल होगा जब एक बंदे ने आधा घंटा पहले जंपिंग की हो और अभी तक उसकी जो पल्स रेट है वो 100 से नीचे ना आई हो, तो इट मीन्स समथिंग इज़ ट्रबलिंग। उसके बाद है हमारे पास चिल्ड्रन में क्या होता है, जो 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम ब्रेकियल आर्टरी से उनकी पल्स चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड वाइटल साइन है पल्स ऑक्सीमेट्री। ये एक नॉन इन्वेसिव मेथड है, ठीक है, जिससे हम मेजर करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को। ये भी न्यू वाइटल साइन है और ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट की कंडीशन को। ये पॉकेट साइज़ होता है और ये अटैच होता है विद लार्ज EKG मशीन। इसका प्रिंसिपल अगर हम देखें तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को ये मेजर करता है। ये एब्जॉर्ब करता है इंफ्रा और रेड लाइट को डिफरेंटली। जो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, मतलब हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, वो होती है हमारे पास इंफ्रा लाइट, ठीक है, और वो 990 mm की होती है। वो उसको एब्जॉर्ब करती है, किसको? इंफ्रा लाइट को। जो रेड लाइट है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। इट्स मीन इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो 660 mm की होती है। द ग्रेडियंट इज़ मेजर्ड बाय पल्स ऑक्सीमीटर। नॉन स्मोकर हेल्दी पर्सेंट जो होते हैं उनकी जो पल्स ऑक्सीमीटर होती है वो 99% होती है। आई डोंट नो वाई इट इज़ ब्लर। और जो स्मोकर्स होते हैं
नॉन स्मोकर हेल्दी पर्सन में 99% है ये, और जो स्मोकर्स होते हैं उनमें 90 से लेस होती है, और जिसमें 90 से लेस होती है उसको हमने सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड। जो इसमें की पॉइंट है वो ये है कि ये मैयर करती है सिर्फ ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेवल को, सेचुरेशन को, वेंटिलेशन को मैयर नहीं करती। इट मीन ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज को मैयर नहीं करती है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ वाइटल साइन है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये हम मैयर करते हैं डेफिनेट स्केल के साथ। जो हमारे पास, अब हम टेम्परेचर के प्रायोरिटीज़ की बात करें तो सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर है हमारे पास, गोल्ड स्टैंडर्ड मीन कि इसमें कोई हेर फेर नहीं है, ये रियल वन है, तो वो है हमारे पास रेक्टल। ये एक्यूरेटली मैयर करता है आपके कोर बॉडी टेम्परेचर को। कोर बॉडी टेम्परेचर होता है आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को। जो सेकंड है हमारे पास वो है ऑरल टेम्परेचर। ये रिफ्लेक्शन होती है कोर टेम्परेचर की, मतलब इट इज़ ऑल्सो एक्यूरेट बट नॉट मोर देन रेक्टल वन, ये उसकी रिफ्लेक्शन है जस्ट। फिर उसके बाद है हमारे पास एक्सिलरी। जो एथलीट अनकॉन्शियस होते हैं उनमें सबसे सूटेबल मेथड जो होता है वो एक्सिलरी वाला होता है कि आप एक्सिलरी से टेम्परेचर मेजर कर लो। उसके बाद है टिम्पैनिक। टिम्पैनिक का मतलब होता है कान के पीछे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन साइड होती है, आपने वहाँ से उसका टेम्परेचर को मेजर कर लेना है। ये लीस्ट एक्यूरेट होता है, ठीक है, लेकिन चिल्ड्रन में ये यूज़ करते हैं फिर भी। उसके बाद है जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, जिसको हम सेंटीग्रेड में करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल रेस्पिरेटरी रेट। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ ब्रेथ यू टेक पर मिनट, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जितनी सांसें आपने 1 मिनट में ली है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट। मिनिमम टाइम जो होता है हमारे पास इसको चेक करने के लिए 30 सेकेंड होता है, लेकिन अगर आपने साथ में पल्स रेट को भी चेक करना है तो आपने 1 मिनट जो है उसका वो टाइम उस पर अप्लाई करना है। 30 सेकेंड आपने पल्स रेट के लिए और बाकी 30 सेकेंड आपने रेस्पिरेटरी रेट के लिए। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो हमारे पास होता है वो 10 से 20 ब्रेथ पर मिनट होता है। अगर 20 से ज़्यादा हो तो आपने चेक कर लेना है कि अगर वो क्विकली रिटर्न नहीं कर रहा नॉर्मल में तो इट्स मीन वो एबनॉर्मेलिटी है। मोस्टली एथलीट में क्या होता है 20 से ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी, लेकिन इसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन तभी होगी जब वो रेस्टिंग कंडीशन में नॉर्मल ना हो। 20 से ज़्यादा होगा तो टेकीपीनिया होगी तो एनग्जाइटी, पेन, एक्साइटमेंट में भी ये इंक्रीज़ होता है, ये बतानी है। इसकी एग्जांपल्स हैं 10 से नीचे ब्रेडीपीनिया, ये इंजरी के टाइम पे होता है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी पैटर्न रेगुलर। इरेगुलर रेस्पिरेशन हो तो वो अलार्म कंडीशन होती है, मतलब अगर आपका रेस्पिरेटरी पैटर्न रेगुलर है तो मतलब ठीक है, रेस्पिरेशन रेट ठीक है। अगर इरेगुलरिटी है उसमें तो कोई अलार्मिंग कंडीशन है। उसके बाद है हमारे पास काइन स्ट्रोक ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है कि जो रेट होते हैं ना और जो डेप्थ होती हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं और उसके बाद फ़ौरन से रेस्ट पीरियड आ जाता है। वो रेस्ट पीरियड ऐसे होता है कि उसमें आपकी सांस बिल्कुल रुक जाती है, एपनिया हो जाता है। एपनिया मीन स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग। साइन ऑफ ब्रेन इंजरी होता है ये इसकी डायग्राम है, बहुत इजी है, इसको अगर आप पेपर में ड्रॉ करेंगे तो वेल एंड गुड। सी जस्ट वेव्स है। ये आपका रेट और डेप्थ जो है वो रेस्पिरेटरी रेट की हाई है। फिर ये जो पीरियड है आपके पास स्ट्रेट लाइन वाला ये शो कर रहा है एपनिया को। फिर उसके बाद रेट एंड डेप्थ है, फिर आपके पास रेस्ट पीरियड है और फिर से ये तो टाइम इंटरवल है इसके बीच में कि हाई रेट और डेप्थ के बीच में रेस्ट पीरियड आता है। अब वेल कंडीशन एथलीट जो होता है उसको अगर SOB हो, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, तो इसका मतलब उसको एस्थमा का अटैक आया है। लेकिन जो पुअरली कंडीशन होते हैं अगर उनका SOB हो तो ये नॉर्मल बात होती है, रेस्ट से ठीक हो जाएगी। इस लाइन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक एथलीट होता है अगर कभी उसका सांस फूले, जो कि फूलना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी को अडेप्टेशन हो चुकी है ओवरलोड वर्किंग की, तो अगर उसमें SOB हो तो इट मीन्स उसकी कोई सीरियस कंडीशन है। लेकिन एक पुअर कंडीशन बंदा, जैसे हम स्टेयर्स अगर सिर्फ क्लाइंब करें तो भी हमारा सांस फूल जाता है, तो अगर ऐसे मतलब कोई पुअर कंडीशन बंदा है तो उसमें ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जैसे हमारा सांस फूल जाए कैंटीन जाते हुए और वापस आते हुए। तो अगर किसी पुअरली कंडीशन बंदे का SOB हो तो वो नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर किसी प्रोफेशनल एथलीट में सांस का मसला हो तो इट मीन। Sixth and last vital sign is blood pressure. Definition: the pressure of blood in the circulatory system. इसको हम अगर मेजर करना होगा तो एनोरॉइड स्पेगमेनोमीटर को यूज़ करेंगे। ब्लड प्रेशर कफ होता है एक, जिसके साथ में इन्फ्लेबल ब्लैडर लगा होता है, ठीक है।
आपने क्या करना होता है, प्रेशर डायल को रखना होता है किसके ऊपर, आपकी जो आर्टरी है उस पर, ठीक है। और आपने उसके लिए यूज़ क्या करना है, अपर आर्म को, फॉर आर्म को और थाई को भी यूज़ कर सकते हैं। कफ का साइज़ जो होता है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना तो बहुत छोटा ना तो बहुत बड़ा। एटलीस्ट वो 80% ऑफ आर्म का एरिया कवर करे, या आपके डायमीटर से 20 to 50% ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा। ब्रेकियल आर्टरी को हम यूज़ करते हैं अपर आर्म में फॉर द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। उसके बाद हमारे पास एक टर्म है कोरेटोफ कफ साउंड। इसमें क्या होता है कि नॉइज़ आती है स्टेथोस्कोप में, रिजल्ट फ्रॉम कफ कोलैप्सिंग आर्टरी, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो होता है जब आपने लगाया उसके ऊपर, एक बंदे की आर्टरी के ऊपर अगर आपने कफ को लगाया और प्रेशर अप्लाई किया तो जो टर्बुलेंट साउंड आपको आएगी, नॉइजेस आएंगी, उसको हम कहते हैं कोरेटोफ साउंड। उसके बाद है हमारे पास सिस्टोलिक बीपी एंड डायसिस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी में क्या होता है कि आपको ये साउंड सुनाई देती हैं, ठीक है, और रेडियल पल्स जो होती है वो दोबारा सुनाई देगी आपको। जो डायसिस्टोलिक में होता है, जो के साउंड्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। और जो आपका मीन बीपी होता है, अगर हमने उसको मेजर करना हो तो हम कैसे करेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर +2 और ब्रैकेट में आ जाएगा डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, डायसिस्टोलिक से डिवाइड कर देना है 3 से। नॉर्मल जो आपका बीपी है वो है 120 and 80। और उसके अलावा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 100 से इंक्रीज़ हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और अगर 100 से कम हो तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। सो चैप्टर 2 भी हमारा एंड हो चुका है। होप सो आपको समझ आई होगी, नहीं आई तो यू कैन टेल मी इन कमेंट्स।